नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 86। ये जो श्रृंखला चल रही है वो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं जियोग्राफी पे 4 वीडियो बना चुका हूँ। ये 5वीं वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 86 और उसके बाद के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो भारत में जो नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी वो हुई थी आपकी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, ये पीछे भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी और सन 1881 में प्रारंभ हुई थी। सन 1881, ठीक है, 1881 में प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। अब बात करें लॉर्ड मेयो की, तो इनके शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। जो भारत में सबसे पहली कोई जनगणना कराई थी ऑफिशियली, तो वो लॉर्ड मेयो ने कराई थी 1872 में, लेकिन उसको जो नियमित किया वो किया था 1881 में लॉर्ड रिपन ने। अब आर्य गोपाला स्वामी की बात करते हैं, तो आर्य गोपाला स्वामी जो थे, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में, 1951 में स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी उसमें मुख्य जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, उस समय के जनगणना आयुक्त कहें या मुख्य जनगणना आयुक्त कहें, कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी जनगणना आयुक्त थे। जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी। तो आपको तीनों बातें, ये जो तीनों विकल्प हैं वो समझ में आ गए होंगे। लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना प्रारंभ शुरू करी 1881 से। भारत में जो पहली ऑफिशियल जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में हुई। और आर्य गोपाला स्वामी स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1951 में, उसमें जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, आर्य गोपाला स्वामी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो हम बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के बाद जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र की है, MH महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र के बाद जो जनसंख्या है वो बिहार। ठीक है, सबसे आगे क्या है? यूपी है जनसंख्या के मामले में। उससे कम जनसंख्या किसकी है? महाराष्ट्र की। उससे कम किसकी है? बिहार की। मतलब जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की। तो पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है बिहार और चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है अपने उत्तर प्रदेश की। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बताइए भारत में किस राज्य की जनसंख्या जो है यूपी के बाद सर्वाधिक है? यूपी के बाद जो है महाराष्ट्र की। या हम कहें जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। या तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। या चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऐसे करके हम बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की। ठीक है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। इसके बाद हम बात करें बढ़ते हुए क्रम में, तो इससे ज़्यादा जो है वो मिजोरम की है। इससे ज़्यादा यानी कि हम पहले सिक्किम आएगा, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम से बड़ा जो रहेगा आपका वो रहेगा मिजोरम। मिजोरम से जो बड़ा रहेगा वो रहेगा अरुणाचल। अरुणाचल के बाद जो बड़ा रहेगा वो रहेगा आपका गोवा। ठीक है, ऐसे है। सिक्किम, सिक्किम से बड़ा है जनसंख्या में मिजोरम, मिजोरम से बड़ा है अरुणाचल, अरुणाचल से बड़ा है गोवा। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का है। बिहार का है, ये है आपका 1106, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग किलोमीटर, या हम किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन क्या है?
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल का। कितना? अरुणाचल का कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कहाँ का? अरुणाचल का। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? यानी कि सबसे ज्यादा 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ हैं? ठीक है, लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है, अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो केरल का है। केरल का है सर्वाधिक लिंगानुपात, और ये कितना है? 1084। यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। कितना है हरियाणा का? 879। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93, सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? अगर साक्षरता दर की हम बात करें तो, या प्रतिशत की बात करें, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो केरल की है। इसकी है केरल की, ध्यान रखें, केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है या प्रतिशत है, और ये जो है वो 94% है। कितना? 94%। ठीक है, 94% आबादी साक्षर है। कहाँ की? केरल की। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब इसने पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो देखें आप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर हम इसकी बात करें तो 4 ऑप्शन है, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। आसान क्वेश्चन है, आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप सोच के बताएंगे तो आसानी से बता देंगे। देखें, जो दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी होगी? दिल्ली की। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी होगी? दिल्ली की। दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन क्या है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह की हम बात कर लेते हैं, तो पारादीप है आपका उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा में है, और बात करें इसकी स्थिति की तो ये बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, अच्छा, अगर तमिलनाडु के बंदरगाह की बात करें तो तमिलनाडु में जो बंदरगाह है उसका नाम है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। ठीक है, चेन्नई वो तमिलनाडु में। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला। गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला, कांडला बंदरगाह है। ठीक है, गुजरात में बंदरगाह कौन सा है? कांडला। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में जो बंदरगाह है उसका नाम है नाहवा, नहा, नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। ठीक है, नावा सेवा, जिसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू, इसी का नाम एक और है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नाहवा सेवा का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, देखें, तो मैंने बताया पारादीप कहाँ पे है? पारादीप है उड़ीसा में। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा है? चेन्नई। गुजरात में कौन सा है? कांडला। महाराष्ट्र में कौन सा है? नावा सेवा, या हम जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया महाराष्ट्र का। अब अगला क्वेश्चन आ गया तूतीकोरन। तो तूतीकोरन भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है। तूतीकोरन कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है। तूतीकोरन और चेन्नई दोनों बंदरगाह तमिलनाडु के हैं। गुजरात में कौन सा है? कांडला है। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप है। महाराष्ट्र में कौन सा है? नावा सेवा है, या हम कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला किस में है? गुजरात में। कांडला किस में है? गुजरात में। तमिलनाडु में कौन कौन से बंदरगाह हैं? तमिलनाडु में 2 बंदरगाह हैं, ध्यान रखेंगे। कौन से? एक तो चेन्नई है, चेन्नई, और दूसरा कौन सा है? दूसरा बताया था तूतीकोरन। कौन सा? तूतीकोरन। ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में है तूतीकोरन। अच्छा, उड़ीसा में कौन सा बताया था? पारादीप। और महाराष्ट्र में कौन सा बताया था? बताइए। महाराष्ट्र में नावा सेवा बताया था, नावा सेवा, या हम जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है। अब अगला पूछा है, नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो किस में है? महाराष्ट्र में। कौन से में? महाराष्ट्र में। अगर उड़ीसा का पूछे तो पारादीप, तमिलनाडु का पूछे तो तूतीकोरन और चेन्नई, और गुजरात का पूछे तो कांडला। गुजरात का पूछे तो कांडला बताना है। ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो कोंकण रेलवे की अगर हम बात करें तो कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो 741 किलोमीटर है। कितनी है? 741 किलोमीटर। अब इसके बारे में बात हम करें थोड़ी सी और, तो ये महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के रोहा से, ठीक है, महाराष्ट्र के रोहा से और गोवा के मडगांव तक, गोवा के मडगांव तक ये ट्रेन चलती है। मतलब कोंकण रेलवे की जो लंबाई है, जो यात्रा है, वो महाराष्ट्र के रोहा से मडगांव तक है। ठीक है, 741 किलोमीटर महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक। ठीक है। और इसका जो प्रथम परिचालन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1998 में। कब? 26 जनवरी 1998 में, 1998 में। ठीक है, ये प्रथम परिचालन इसका हुआ था पहली बार। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसने पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुदी। कौन सी है? अनेमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुदी। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? सॉरी, ऊंचाई है इसकी 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 2696 अनेमुदी की। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोड्डा बेटा की बात करें तो दोड्डा बेटा कहाँ, इसका क्या है? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोड्डा बेटा, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा। सैडल पीक कहाँ की है? सैडल पीक, अगर सैडल पीक की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, कहाँ की? अंडमान निकोबार की, कहाँ की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। कितनी है? 730 मीटर। तो अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अनेमुदी दक्षिण भारत की है, और डोड्डा बेटा कहाँ की है? डोड्डा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो जल चक्र हमें अभी पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है और किसी ग्रह पर जल चक्र मौजूद नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए, 4 विकल्प है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन सा आंसर सही होगा? पृथ्वी, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ठीक है, कौन सा है? बृहस्पति। अगर इनको घटते हुए क्रम में लगाएं, आकार में घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इससे जो छोटा है, इससे छोटा जो है वो शनि है। इससे छोटा कौन सा है? शनि। शनि से छोटे की अगर हम बात करें तो अरुण है। आकार में बात कर रहे हैं हम, आकार में अरुण है। अरुण से अगर छोटे की बात करें तो अरुण से जो छोटा है वो वरुण है। ठीक है, अरुण से छोटा वरुण, और वरुण से छोटा क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी। और पृथ्वी से छोटा क्या है? शुक्र है, शुक्र। और शुक्र से छोटा क्या है? शुक्र से छोटा है आपका मंगल, और मंगल से छोटा है आपका बुध। ठीक है, मंगल से छोटा है आपका बुध।
तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, और शुक्र से छोटा है मंगल, मंगल से छोटा है बुध। यानी कि सबसे छोटा ग्रह आकार में कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में? तो आपका बृहस्पति है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को साँझ का तारा कहते हैं? तो साँझ का तारा कहते हैं शुक्र को। साँझ का तारा, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। साँझ का तारा पूछ ले या भोर का तारा, भोर का तारा पूछे तो भी आंसर शुक्र होगा, साँझ का तारा पूछ ले तो भी आंसर शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र ही होगा, ध्यान रखें। इस दोनों कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो प्रातः काल में यानी कि सुबह के टाइम में ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और शाम के समय ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको साँझ का तारा पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको साँझ का तारा कहते हैं। और सुबह ये पूर्व की दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो देखें, बुध जो है इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, किसका? बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और एक और ग्रह है शुक्र, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखें। किन किन का? बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। अगर हम सूर्य से दूरी, बढ़ती हुई दूरी के बारे में बात करें, तो जो ग्रह आएंगे सबसे पहले जो सूर्य के नजदीक ग्रह है बुध है। बुध के बाद जो आएगा, मतलब जिसकी दूरी बढ़ती जाएगी, बुध के बाद आता है शुक्र। ठीक है, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, सूर्य से दूरी में। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, और मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है आपका शनि, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है आपका क्या रह गया? वरुण। ठीक है, वरुण। ये सूर्य से दूरी के क्रम में लगे हुए हैं। सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह जो हो गए वो सूर्य से दूरी के हिसाब से हो गए। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होगा? सूर्य के सबसे निकट ग्रह होगा बुध। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें 107। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड में आ जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है? 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि क्लॉकवाइज, जो ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, परिक्रमण करते हैं, वो कौन से ग्रह हैं? वो हैं आपके शुक्र और अरुण। वो ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण हैं। ठीक है, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सब ग्रह जो हैं वो कैसे घूमते हैं? वो घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। बाकी शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ध्यान रखेंगे। शुक्र और अरुण दोनों ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो मैंने क्या बताया था, शुक्र को सुबह या सांझ का तारा दोनों किसको कहते हैं? या तो सांझ कह दो, सांझ मतलब आपका इवनिंग टाइम। ठीक है, और सुबह यानी कि मॉर्निंग टाइम। तो दोनों का ही तारा क्या कहलाता है? शुक्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? सेल्सियस पैमाना किसके लिए? ताप के लिए। फ़ारेनहाइट भी किसके लिए? ताप के लिए। रिएक्टर पैमाना,
तो जो रेक्टर स्केल है इस पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किस पे? रेक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस प्रकार आपके 110 क्वेश्चन हो गए। आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।